Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, in previous lecture we studied about the flocculation or precipitation. Again, today we are reminding that previous part to carry out or to study the next topics. Dear students, flocculation और प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलोइडल पार्टिकल्स. जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, वी हैव स्टडीड दैट कोलोइडल पार्टिकल्स आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. तो कोलोइडल पार्टिकल्स को एग्रीगेट करने का, इकट्ठा करने का प्रोसेस होता है सो एज टू चेंज देम इनटू लार्ज साइज पार्टिकल्स. कोलोइडल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके उनको लार्ज साइज के पार्टिकल्स में बदलें. तो वो प्रोसेस जिसमें कोलोइडल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके लार्ज साइज के बड़े पार्टिकल्स में बदला जा सकता है, ताकि वो बड़े साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो करके फिर वो सस्पेंशन रेंज में चले जाएं और सेटल डाउन होके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. नाउ क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस होता कैसे है. एज वी हैव स्टडीड दैट colloidal particles are either positively charged or negatively charged, and we also know that a small amount, minimum required amount of electrolyte must be added in the colloidal solution to make the colloidal solution stable. colloidal solution को स्टेबल बनाए रखने के लिए उसमें स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करना भी जरूरी होता है. और जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वह इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन एक्सेस, इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में ऐड कर दिया जाता है, देन फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस. अब ये होता है कि होता कैसे है. देखो, कोलोइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस प्रेजेंट है तो कोलोइडल पार्टिकल्स टेक अप द आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट विच आर अपोजिट इन चार्ज एंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड. Then after neutralization, colloidal particles aggregate together, resulting in the formation of large size particles. So dear students, colloidal particles इलेक्ट्रोलाइट में से अपोजिट चार्ज के आयंस को टेकअप कर लेते हैं और उनके साथ मिल करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरीके से कोलोइडल पार्टिकल न्यूट्रल बन जाते हैं, और न्यूट्रल बनने के बाद वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो लार्ज साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब बात यह आती है कि फ्लोकुलेशन, या अब देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आयंस के, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो अपोजिट चार्ज वाले आयन हैं किसी पार्टिकुलर कोलोइडल पार्टिकल्स को जो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उन आयंस को हम क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेटिंग आयंस या कोगुलेटिंग आयंस. यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के वो आयन जो अपोजिट चार्ज के हैं, किसके अपोजिट चार्ज के हैं? कोलोइडल पार्टिकल्स से अपोजिट चार्ज के हैं, वो कोलोइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, तो वो कोगुलेशन करने का काम करते हैं. उन आयंस को कोगुलेटिंग आयंस या प्रेसिपिटेटिंग या फ्लोकुलेटिंग आयंस कहा जाता है. अब बात यह थी कि डिफरेंट, मान लो पार्टिकुलर जो हमारे पास कोलोइडल सोल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको कोगुलेशन करने के लिए, उसकी कोगुलेशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखो फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स में, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स में कम से कम अमाउंट दैट मस्ट बी एडिड, जो कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड की जानी चाहिए. कितने सॉल्यूशन में? 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड की जानी चाहिए, सो एज टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोगुलेशन. यानी कि कोलोइडल सोल कंप्लीट कोगुलेशन कर जाए, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट की मिनिमम अमाउंट मिलीमोल्स में 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में कितनी ऐड की जाए, तो दैट इज द फ्लोकुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. अब नेक्स्ट इसी बेस पर जो है हार्डी-सिक्यूल्स लॉ है, इसने हार्डी-सिक्यूल्स लॉ जो साइंटिस्ट का नाम उसके अकॉर्डिंग है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू कोगुलेट ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन. इसका मतलब ये है कि किसी पार्टिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोगुलेशन कराने के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट की
पार्टिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन के अमाउंट के लिए कितनी अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करती है कोगुलेटिंग आयंस या फ्लोकुलेटिंग आयंस की वैलेंसी के ऊपर। अब ग्रेटर द वैलेंसी, अगर वैलेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी अमाउंट कम रिक्वायर्ड होगी, और वैलेंसी कम होगी तो उसकी अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो उसी के बेस पर जो लॉ है 2 पॉइंट में है। फर्स्ट पॉइंट, द इफेक्टिव आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन आर दोज विच कैरी चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। वैसे हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, फिर भी लॉ की फॉर्म में हम याद करना है। ये कह रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कराने के लिए देखो इफेक्टिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के वो आयंस जो इफेक्टिव है यानी कि जो कोगुलेशन कर रहे हैं, इन ब्रिंगिंग अबाउट कोगुलेशन आर दोज, इलेक्ट्रोलाइट के वो आयन जो कोगुलेशन कर रहे हैं वो वही आयन होते हैं जिनके ऊपर कोलोइडल पार्टिकल्स के अपोजिट चार्ज होता है, और उन आयंस को क्या बोला गया, कोगुलेटिंग आयंस या फिर फ्लोकुलेटिंग आयंस बोला जाता है। अभी क्वेश्चन हो रहा है, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन में डिफरेंस क्या है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट देन प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लोकुलेशन। जब इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया जा रहा है स्मॉल अमाउंट में हो तब उसको फ्लोकुलेशन बोलते हैं, और हायर कंसंट्रेशन में या लार्ज अमाउंट में हो देन इट इज कॉल्ड एज कोगुलेशन। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन। इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इज द वैलेंसी, यानी कि कोगुलेशन करने वाले आयंस की, कोगुलेटेड आयंस की जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना ही ज़्यादा उसकी पावर होगी कोगुलेशन करने की। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल आर्सेनस सल्फाइड ले AS2S3। अब देखो नेगेटिवली चार्ज सोल है, इसका मतलब इसकी कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज के सोल को कोगुलेट कराने के लिए कोगुलेटिंग आयन जो होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो इसके लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए NaCl भी कर सकते हैं, हम इसके लिए MgCl2 भी कर सकते हैं, और हम इसके लिए AlCl3 इलेक्ट्रोलाइट भी यूज कर सकते हैं। अब देखो NaCl, MgCl2 और AlCl3 तीनों में से आयन कौन कौन से कोगुलेटिंग आयन, Na+ है, Mg2+ है और Al3+ है। तो इट हैज बीन फाउंड दैट पावर ऑफ एल्यूमिनियम आयन फॉर कोगुलेशन इज हायर देन दैट ऑफ Mg2+ आयन विच इज हैविंग हायर पावर फॉर कोगुलेशन देन दैट ऑफ Na+। इसी तरीके से अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर इसको हमने कोगुलेट कराना हो तो उसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं उसमें से कोगुलेटिंग आयन कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हेक्सासाइनोफेरेट FeCN6 4-। उसके बाद आपके पास फॉस्फेट आयन भी हो सकता है, सल्फेट आयन भी हो सकता है और Cl- आयन भी हो सकता है। तो देखो ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कोगुलेटिंग आयन है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इन सभी में यहाँ से देखेंगे कि जो हेक्सासाइनोफेरेट है इसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा है देन फॉस्फेट, फॉस्फेट की ज़्यादा सल्फेट से और सल्फेट की ज़्यादा है क्लोराइड से। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द coagulation or flocculation value of these electrolytes as shown here. So dear students, let us see from the table or values of the following electrolyte. For coagulation of negatively charged salt, negatively charged arsenous sulfide जो है इसको कोगुलेट कराने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, KCl, HCl, MgCl2, BaCl2, AlCl3 एक्सेट्रा, इनमें जो कैटायन है, अब देखो नेगेटिवली चार्ज सोल है, इनके लिए कोगुलेटिंग आयन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन। तो NaCl में Na+ है, KCl में K+, HCl में H+, MgCl2 में कोगुलेटिंग आयन के Mg2+ है, BaCl2 में Ba2+ है, AlCl3 में Al3+ है। पहले तो हार्डी-स्क्यूल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन ग्रेटर इज इट्स पावर फॉर कोगुलेशन। तो यहाँ पर देखेंगे जो Mg2+, देखो यहाँ Na+, K+, H+, इन तीनों में जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 52 है, 49.5 है, 30.8 है।
यहाँ पर ये तीनों जो है एक पॉजिटिव चार्ज के हैं और Mg2 प्लस Ba2 प्लस 2 प्लस चार्ज का है। तो यहाँ पर वैल्यू देखो कितनी है और यहाँ दोनों में वैल्यू क्या है, जैसे जैसे पावर बढ़ती है तो वैल्यू कम होती जा रही है। Al3 प्लस में वैल्यू 0.093, 2 प्लस चार्ज वाले में 0.72, 0.69। अब इसमें आप देखेंगे, आप देखो ये दोनों सेम पावर के हैं, तो सेम पावर के दोनों सेम चार्ज के, दोनों सेम चार्ज के, दीज टू बिलोंग टू द सेम ग्रुप। Mg2 प्लस और Ba2 प्लस दोनों सेम ग्रुप सेकंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे सेम चार्ज वाले में, तो फ्लोकुलेशन की जो वैल्यू है डिक्रीज होती है, कोगुलेटिंग की पावर जो है वो इंक्रीज होती है। ऐसे यहाँ पर देखिए Na प्लस और K प्लस की अगर बात करें तो Na प्लस के बाद K प्लस आता है, तो इसकी वैल्यू 52 और इसकी वैल्यू कितनी है 49.5 है। तो H प्लस की इसमें कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि H प्लस जो हाइड्रोजन जो है अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप में है, 17 ग्रुप में है, तो इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे जैसे चार्ज कैटायन का इंक्रीज होता जा रहा है, फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू कम होती जा रही है। सेकंड सेम जो है पॉजिटिवली चार्ज सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड है, उसके लिए जो कोगुलेटिंग आयन है इलेक्ट्रोलाइट के वो क्या है एनायन होंगे। यहाँ पर भी आप देखिए ये सिंगल चार्ज का है माइनस, और यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर 3 माइनस चार्ज है। तो एज द पावर वैलेंसी ऑफ द कोगुलेटिंग आयन इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ फ्लोकुलेशन डिक्रीजेज। अब एज वी नो, जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोगुलेशन पावर, कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। मतलब कि जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोगुलेशन की वैल्यू कम होगी उसकी कोगुलेशन करने की पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट 1 और इलेक्ट्रोलाइट 2 में अगर कंपैरिजन करें, यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकुलर कोलोइडल सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर अब हम क्या कर सकते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू या कोगुलेशन वैल्यू से हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोर पावरफुल एंड हाउ मच इट इज पावरफुल देन द अदर। कोई इलेक्ट्रोलाइट दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से कितना पावरफुल है। फॉर एग्जांपल वी वांट टू नो द कंपैरिजन बिटवीन एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड NaCl। एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड NaCl ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो है ये नेगेटिवली चार्ज सोल आर्सेनेट सल्फाइड को कोगुलेट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो हमें यहाँ से हमें क्या पता है कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कोगुलेशन वैल्यू। तो कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 और यहाँ से क्या है कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2 और यहाँ पे कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 में हम लिख देंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ से लिखेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3, यहाँ पे क्या है कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3 और यहाँ पे कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl है, ऊपर आएगा कोगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl। सो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप देखें तो ये लिखो कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 डिवाइड बाय कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl इज इक्वल टू, कोगुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl कितनी है 52 डिवाइड बाय कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3 इज 0.093, तो 0.093, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है नियर अबाउट आएगी 559, नियर अबाउट वैल्यू कितनी आएगी 559 वैल्यू आती है। तो यहाँ से आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इज 559 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ NaCl। तो इसके बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट द ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए ऑर्डर जो होगा उसमें क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर AlCl3 ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल BaCl2 ग्रेटर देन NaCl। और पॉजिटिवली चार्ज सोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑर्डर हो जाएगा आपका
FeCN6 3 minus FeCN6 3 minus is higher than that of SO4 2 minus is greater than Cl minus. So dear students, इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर को कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन. नेक्स्ट, देयर आर सम अदर मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कोगुलेशन में टेक्स प्लेस. नेक्स्ट हम कुछ मेथड पढ़ते हैं जिसके बेस पर हम पढ़ेंगे कि दीज आर द मेथड्स विच आर ऑल्सो हेल्प इन कोगुलेशन. दीज आर सम मेथड्स on the which are also responsible for the coagulation. First is electrophoresis. As we have studied in electrophoresis, ions of the colloidal soul, either positively charged or negatively charged, move towards their respective electrodes which is of opposite charge. For example, positively charged soul जो है it will move towards the negatively charged electrode cathode and negatively charged soul will move towards the positively charged एनोड. तो एनोड या कैथोड पर इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जब कोलोइडल पार्टिकल एनोड या कैथोड पर मूव करते हैं, देन देयर एट एनोड और एट कैथोड न्यूट्रलाइजेशन टेक्स प्लेस. So due to neutralization of colloidal particles, colloidal particle aggregate together to form the large size particles which results in coagulation. Second है by mutual precipitation. म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का मीनिंग है कि पॉजिटिवली चार्ज सोल और नेगेटिवली चार्ज सोल दोनों को अगर आपस में मिक्स कर दिया जाए, बोथ आयंस ऑफ द सोल्स न्यूट्रलाइज ईच अदर. फॉर एग्जांपल, इफ यू मिक्स आर्सेनस सल्फाइड AS2S3 विद पॉजिटिवली चार्ज फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, देन both colloidal particles will neutralize each other and will be precipitated. थर्ड इज बाय प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस. डायलिसिस में हमने क्या पढ़ा था, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. अब डायलिसिस में क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा है, फॉर ए कोलोइडल सोल टू बी स्टेबल मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी प्रेजेंट इन द कोलोइडल सोल. इफ वी डू प्रोलॉन्ग डायलिसिस, हम लंबे समय तक डायलिसिस करते रहेंगे, देन व्हाट वुड हैपन, जो इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट विल रिमूव फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड देन पार्टिकल्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द लार्ज साइज पार्टिकल एंड रिजल्ट्स इन द कोगुलेशन. फोर्थ इज बाय हीटिंग और कूलिंग. सम कोलोइडल सोल्स कैन बी कोगुलेटेड बाय हीटिंग और कूलिंग. फॉर एग्जांपल, कोगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क की कोगुलेशन जो है इट कैन बी डन बाय हीटिंग एंड कोगुलेशन मिल्क की जो कोगुलेशन है इट कैन बी डन बाय कूलिंग एंड कोगुलेशन ऑफ बटर कैन बी डन बाय हीटिंग. सो दीज आर द सम मेथड्स विच कैन ऑल्सो कॉज कोगुलेशन. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक colloids and gold number. So this is the next topic, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफिलिक colloids and gold number. देखो, इसको पढ़ने से पहले ध्यान से सुना डियर स्टूडेंट्स. व्हेन वी स्टडीड अबाउट द लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सोल्स, लियोफिलिक, लियो वर्ड जो है लिक्विड के लिए, फिलिक जो है वो लविंग के लिए होता है. लियोफिलिक सोल्स आर लिक्विड लविंग, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और लियोफोबिक में जो होता है अट्रैक्शन ईजिली नहीं होता. सो डियर स्टूडेंट, जो लियोफिलिक सोल्स है, लियोफिलिक सोल्स, इन लियोफिलिक सोल्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम both interact very well and they form directly the colloidal soul. बट लियोफोबिक के केस में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम both do not interact with each other and directly they do not form colloidal soul. We have to use special method for the preparation of liophobic souls, and liophobic souls are easily प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जैसे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, लियोफोबिक सोल जो है इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए वी कैन ऑल्सो यूज लियोफिलिक कोलॉइड्स.
लियोफिलिक कोलॉइड्स का यूज करके हम लियोफोबिक सोल्स की प्रेसिपिटेशन को रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड अलोंग विद एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लियोफोबिक सोल को प्रेसिपिटेट होने से प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? लियोफिलिक सोल कर रहे हैं। हैंस लियोफिलिक सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। तो प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि जो लियोफिलिक सोल्स हैं, किसी पार्टिकुलर लियोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए लियोफिलिक सोल की कितनी अमाउंट डाली जाए with along with the amount of electrolyte, that particular value is called as gold number. So dear students, we will study gold number. dear students, जो गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर किसका होता है? गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलॉइड का होता है। देखो प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन है? प्रोटेक्टिव कोलॉइड है आपका लियोफिलिक सोल। अब देखो जो लियोफोबिक सोल्स हैं इसमें एग्जांपल्स आते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो मेटल्स हैं वो जो एग्जांपल है लियोफोबिक सोल्स के होते हैं। और जो गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लियोफिलिक कोलॉइड्स। तो किसी पार्टिकुलर लियोफिलिक सोल जो कि प्रोटेक्टिव कोलॉइड है उसकी कितनी मिनिमम अमाउंट या मास जो है वो गोल्ड नंबर बताता है। गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज द मिनिमम मास ऑफ इट। प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिनिमम मास किसमें? मिलीग्राम्स में, विच मस्ट बी एडिड टू 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, गोल्ड सोल जो है आप देखो कोलोइडल जो रेंज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। जब हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, वहाँ पर हमने गोल्ड सोल के एग्जांपल में ये पढ़ा था कि गोल्ड सोल के फाइन जो पार्टिकल्स है और रेड कलर का सॉल्यूशन देते हैं, और अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज करते जाते हैं तो कलर चेंज होता जाता है। पहले जो रेड होता है, फिर पर्पल होता है, वाइट, एंड फाइनली ब्लू जो है कलर हो जाता है। तो देखो मिनिमम मास ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन ग्राम, मिलीग्राम, विच मस्ट बी एडिड टू 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल सो दैट नो कोगुलेशन ऑफ द गोल्ड सोल टेक्स प्लेस, ताकि गोल्ड सोल का कोगुलेशन ना हो when 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added to it। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो गोल्ड नंबर जो होता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड का, लियोफिलिक कोलॉइड का होता है, वो क्या होता है? उसकी मिनिमम अमाउंट मिलीग्राम में कितनी ऐड की जाए? किसके अंदर? 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल के अंदर, ताकि उसकी कोगुलेशन ना हो, और साथ में 1 ml 10% NaCl इज रैपिडली एडिड। तो ग्रेटर द वैल्यू गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका प्रोटेक्टिव एक्शन उतना ही कम होगा। लेट्स द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर हायर विल बी द प्रोटेक्टिव एक्शन, तो पावर प्रोटेक्शन की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो जिलेटिन है, केसिन प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन है, इनकी गोल्ड नंबर की वैल्यूज दी गई है। यहाँ के रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। रेसिप्रोकल क्यों लिखा हुआ है? अभी हमने बोला है गोल्ड नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पावर। गोल्ड नंबर की वैल्यू जो है उसकी पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब वैल्यू स्मॉल है तो पावर ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है तो पावर उसकी कम है, गोल्ड नंबर यानी कि प्रोटेक्शन की पावर कम है। तो इसीलिए अगर इनका रेसिप्रोकल लें तो रेसिप्रोकल जो है ये क्यों किया गया? बिकॉज रेसिप्रोकल गिव्स द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड। तो जिसमें रेसिप्रोकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो गोल्ड जो है उसका प्रोटेक्टिव जो कोलॉइड का प्रोटेक्टिव एक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। ग्रेटर द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, ग्रेटर विल बी इट्स पावर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। So dear students, we have almost done with the colloid, gold number, etc., liyophilic, liophobic. Now we are going to discuss next topic, that is emulsion. That is emulsion. Emulsion क्या होता है? Emulsion. So dear students, आपने देखा होगा जब when we studied about the types of colloids, उसमें हमने सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, या सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, फिर उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, इस तरीके से हमने 8 टाइप्स पढ़ा था। तो उनमें जो एक टाइप थी लिक्विड इनटू लिक्विड, यानी कि जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हों और उन दोनों को मिक्स कर दें तो जो कोलॉइडल सोल बनता है दैट इज द इमल्शंस।
तो इमल्सन को डिफाइन करेंगे, इमल्सन इज डिफाइंड एज dispersion solution in which the dispersed phase and dispersion medium both are liquids, दोनों क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और लिक्विड कैसे, ऐसे these two liquids are otherwise immiscible, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखेंगे। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हैं, तो इसका मतलब क्या, इमल्सन बनाने के डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को अगर आप मिक्स कर दें इमल्सन बन गया, बट वो जो इमल्सन होता है वो स्टेबल नहीं होता। अगर शेकिंग करें तो दोबारा से वो रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए इमल्सन को स्टेबल बनाए रखने के लिए स्मॉल अमाउंट अनदर सब्सटेंस ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट और इमल्सीफायर, द सब्सटेंस which is added in small amount to make the emulsion stable, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो ऑयल इन सोप्स का एग्जांपल लेते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पर हमने देखा कि सोप मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स एक्ट एज इमल्सीफाइंग एजेंट। देखो, ऑयल या डर्ट जो मैल होता है या ऑयल होता है वो साबुन के अंदर मिक्स हो जाता है और पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, तो उसके साथ क्यों मिक्स होता है, क्योंकि जो सोप मॉलिक्यूल्स है वो इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे इमल्सन जो है, इमल्सन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज इमल्सन टाइप। इमल्सन इज ऑफ टू टाइप्स, इमल्सन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर एंड इट कैन बी रिटन एज OW। सेकेंड इज वाटर इन ऑयल, तो इसको क्या लिखेंगे, W/O। ये तो आपको क्लियर है। ऑयल इन वाटर का मीनिंग है कि इसमें ऑयल डिस्पर्स फेज है, वाटर डिस्पर्सन मीडियम है। तो लार्ज अमाउंट में कौन है, वाटर, स्मॉल अमाउंट में कौन है, ऑयल। वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, वाटर स्मॉल अमाउंट में है, डिस्पर्स फेज है, ऑयल का लार्ज अमाउंट में है, डिस्पर्सन मीडियम होते हैं। सबसे पहले तो ये सुने कि जो ऑयल वर्ड है, ऑयल जो है, ऑयल एक टर्म है जो यूज की जाती है उन सब्सटेंसेस के लिए विच आर इमिसिबल इन वाटर। ऑयल वो टर्म है जो उन सब्सटेंसेस के लिए यूज की जाती है जो वाटर के अंदर इमिसिबल होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सो ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। अब इसमें एक डेफिनेशन देने की जरूरत है, अपने आप लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ इमल्सन इज दैट इन विच ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। वाटर इन ऑयल का मतलब क्या है, इन विच वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम। सो नेक्स्ट है कि हाउ वी कैन डिटेक्ट द इमल्सन दैट इट इज ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। अब हम ये कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा इमल्सन जो है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। बिल्कुल सिंपल सा मेथड हम यूज करेंगे बाय एडिंग वाटर और ऑयल, ऑयल या वाटर ऐड करके। ध्यान से देखेंगे, अगर ऑयल इन वाटर है, ऑयल इन वाटर हमारे पास इमल्सन है, हम उसमें थोड़ी सी अमाउंट किसकी डालते हैं, वाटर की डालते हैं। वाटर की डालेंगे तो क्या होगा, वाटर डालने पर पता नहीं चलेगा वाटर कहाँ चला गया है। तो मीन्स वाटर के एडिशन करने पर जब हमें यही ना पता चले कि वाटर कहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं है, सिंपली बाय एडिंग वाटर वी कैन डिटेक्ट द टाइप ऑफ इमल्सन। अगर वाटर का ऐड करने के बाद डायरेक्ट उसका ऐड करते ही पता भी नहीं चले कहाँ चली गई है, देन इट मीन्स दैट इज ऑयल इन वाटर। बट अगर वाटर इन ऑयल है तो हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, तुरंत जो है वाटर ऊपर जो है बबल्स की फॉर्म में ऊपर जो है फ्लोट करेगा।
तो उस केस में क्या होगा, वाटर इन ऑयल इमल्सन होगा। तो इसीलिए सिंपली वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमल्सन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट विद वाटर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इमल्सन का, टाइप ऑफ इमल्सन, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। So dear student, we have studied lots of topic or most of the topic in this unit. We have remaining only 2 or 3 topics, so that we will study in the next lecture. I think this is enough for today. Thank you and have a nice day.